इसके बाद शोषण की पराकाष्ठा शुरू हो जाती है। तो समाज प्रमा का सिद्धांत ये बतलाता है कि अगर समाज को अगर पुनः उस अवस्था में लाना हो जिस अवस्था से ये च्युत हो गया है, एक बैक इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। स्थिति क्या होती है कि जब मनुष्य अपनी अवस्था से च्युत हो जाता है, उसको समझ में नहीं आती कि हम आगे क्या करें। प्रमा एक वो सिद्धांत है जो समझता है, जो समझाता है कि समाज में जो डिसरप्शन हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, इसको पुनः हम किस प्रकार से उसको उस अवस्था में लावें। क्योंकि प्रमा वो एक ऐसी नई खोज है कि समाज में फिजिकल स्तर पर वो देखता है कि समाज अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों शक्तियों का, तीनों उपादानों का प्रयोग कर बैलेंस मेंटेन करते हुए चले। तो इसमें प्रमा के सिद्धांत में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जगत के लिए प्रयोग में किया है। प्रमा समृद्धि, प्रमा रिद्धि और प्रमा सिद्धि। समाज भौतिक उन्नति के शिखर पर चढ़ के और जब मानसिक और आत्मिक संतुलन बनाए रखेगा, उस अवस्था को हम कहेंगे प्रमा समृद्धि। बहुत से आज राष्ट्र हैं, कहते हैं बहुत ही समृद्ध राष्ट्र है, लेकिन प्रमा के सिद्धांत के अनुसार अगर उस राष्ट्र को देखेंगे तो प्रमा समृद्धि तब कहेंगे जबकि भौतिक उन्नति के शिखर पर बैठा राष्ट्र या समाज मानसिक और आत्मिक जगत में भी संतुलन अगर बनाए रखा है, तब वो राष्ट्र प्रमा समृद्धि को प्राप्त किया कहा जा सकता है। ऐसी दुनिया में आज कोई देश नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है। भौतिक उन्नति तो लोग खूब कर लिए हैं, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक पहलू की चिंता नहीं। इसलिए एक तरफा विकास हो रहा है और इस एक तरफा विकास का असर समाज के में स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए प्रमा के सिद्धांत से ऐसे राष्ट्रों को ये रास्ता मिलेगा कि हम एक तरफ विकसित हुए हैं लेकिन दो तरफ अभी छूटा हुआ है। इसलिए इसको हम प्रमा समृद्धि नहीं कहेंगे। प्रमा रिद्धि कहते हैं उस अवस्था को कि मानसिक
उन्नत की चरमावस्था में पहुंचकर भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना। एक समय था, कहते थे कि जर्मनी में अगर कोई छत से कोई कंकड़ नीचे फेंके तो या तो किसी पीएचडी के सिर पर गिरेगा या कुत्ते। मतलब बुद्धि से इतना विकसित देश था। तो नहीं कहेंगे कि वहाँ प्रमा रिद्धि की अवस्था होगी। अगर मानसिक दुनिया में मानसिक क्षमताओं को विकसित करके एक देश, एक समाज आगे बढ़ा, भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया में संतुलन नहीं रहा, तो प्रमारिद्धि की अवस्था होती है। नहीं तो ऐसी ही अवस्था में विश्व में ऐसे ऐसे दर्शन आए हैं, आइडियलिस्टिक दर्शन, इसलिए जर्मनी का आइडियलिज्म मशहूर है। ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा, आकाश कुसुम का दर्शन करने से कुछ नहीं होगा, उसकी कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने मानसिक विकास के साथ साथ भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन भी आवश्यकता है। ऐसा ही होने पर आइडियलिस्टिक विचार, मेटेरियलिस्टिक विचार दुनिया को तबाह करते हैं। भगवान शिव ने इसी को कहा लोक व्यामोह कारकम। इस प्रकार के विकास ने दुनिया का बहुत अपकार किया। तीसरी अवस्था है आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा। चरम शिखर पर आध्यात्मिक उन्नति करे आदमी, लेकिन मानसिक और भौतिक दुनिया से संतुलन बना करके रखे। आज पश्चिम भौतिकवाद की दुनिया में बहुत आगे है। भारत कभी मानसिक और आध्यात्मिक दुनिया में बहुत आगे था, लेकिन भौतिक पक्ष को की अवहेलना की, तो उसको मानसिक सिद्धि की अवस्था नहीं कह सकते। तो प्रमा का सिद्धांत शारीरिक दुनिया में तरक्की करके मानसिक और आध्यात्मिक दुनिया का संतुलन बनाना। मानसिक विकास हुआ, उसकी पराकाष्ठा प्राप्त की, तो भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन बना के रखे। और आध्यात्मिक तरक्की की तो मानसिक और शारीरिक दुनिया, भौतिक दुनिया में का संतुलन। तो प्रमा सिद्धांत हमें ये चीज सिखलाता है। तो जब ये सिद्धांत में प्रमा बिगड़ती है इस जगत में, और फिर समाज को अगर हम ऊपर उठाना चाहें, तो जो लोक त्रिकोण हैं, अगर लोक त्रिकोण में अगर हम प्रमाण नहीं लाएंगे, तो हम उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते जिसकी हम चाहत रखते हैं।
इसलिए लोक त्रिकोण को भी इसके विभिन्न सब स्ट्राटा है उस पे इसको बांटना पड़ेगा। तो फिजिकल जगत का भी, जैसे भौतिक जगत का में अगर हम प्रमा स्थापित करना चाहें तो हमको ध्यान रखना होगा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इसमें हमको प्रमा स्थापित करनी पड़ेगी। क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रमा लाए बगैर भौतिक संसार को हम उन्नत नहीं कर सकते हैं। तो पहले अगर हम एग्रीकल्चर को लें तो हमको ध्यान रखना होगा कि हम इसमें किस प्रकार से इसमें प्रमा ला सकते हैं ताकि हमारा उत्पादन बढ़े। इसमें हमको पहला ध्यान रखना होगा कि उन्नत किस्म का सीड का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। उन्नत बीज, हाई यील्डिंग, क्योंकि दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की। अब बढ़ती आबादी के लिए इन लोगों ने सोचा कि हम कैसे खुराक पहुंचाएं। इसलिए हमको उन खोजों से जो फ़ायदा हुआ उसमें हमको हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा, खेती में ट्रैक्टर और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके हमको उपज बढ़ानी पड़ेगी। और खेती में ट्रेडिशनल खेती करने से काम नहीं होगा। खेती में हमें क्रॉप का पैटर्न बदलना पड़ेगा। साल में 3-4 क्रॉप लेना पड़ेगा उस मिट्टी से, क्योंकि बढ़ती आबादी के सामने समस्या है पूरे विश्व में, क्योंकि विश्व की आबादी आज 6 अरब से ऊपर हो गई। तो धरती तो बढ़ेगी नहीं। तो इसी धरती से बढ़ती आबादी के लिए हमको कैसे अधिक से अधिक भोजन मिलेगा और कपड़ा मिलेगा, इस पर हमको चिंतन करना पड़ेगा। तो हाई यील्डिंग सीड्स, उन्नत किस्म का सीड का प्रयोग, ट्रेडिशनल खेती नहीं, ट्रैक्टर और फर्टिलाइज़र का प्रयोग, उसमें भी ध्यान रखना होगा। अगर अंधाधुंध हम यूरिया का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी सीमेंट जैसी हो जाएगी। इसलिए जो क्रॉप रोटेशन का सिस्टम है और क्रॉप इंटरक्रॉपिंग का, कि ये एक फसल के बाद दूसरी फसल मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने वाली होनी चाहिए। और साल में 3-4 फसल। और कृषि में, कृषि की क्षमता बढ़ाने के लिए, कृषि के प्रति जो लोगों का रुख आज बिगड़ गया है, इसको ठीक करने के लिए हमको इसमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव लाना होगा, ताकि पढ़े लिखे आदमी इसमें इन्वॉल्व हो। क्योंकि अगर हम इसको कृषि का दर्जा दे देते हैं तो इसमें सबका इंटरेस्ट होगा, आदमी भाग करके शहर में नौकरी करने के लिए क्यों जाएगा।